अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद और बीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, जीडीसी बोधन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतग़य्यर तनासुबों का क़ानून, जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। मुतग़य्यर तनासुबों का क़ानून या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो क़ानून है, इस क़ानून को 19वीं सदी के माहिरीन माशियात डेविड रिकार्डो और अल्फ्रेड मार्शल ने क्या है से पेश किया था, और दोनों ने बहुत बेहतरीन अंदाज़ में इसकी वजाहत भी की है। क़ानून इन दोनों माशीन के नाम से ही वाबस्ता है। इस क़ानून के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक मुतग़य्यर आमिल की बढ़ती हुई इकाइयों को क़ायम आमिल पर लागू किया जाता है, जिससे जुमला पैदावार शुरुआत में बढ़ती है और शरह में इजाफ़ा होता है। इसके बाद घटती हुई शरह में इजाफ़ा होता है और धीरे धीरे आखिरकार पैदावार घट जाती है। इसलिए इस क़ानून को क़ानून तख़लील क्या है हासिल भी कहा जाता है। इससे मुताल्लिक़ अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि ज़मीन की काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले असल और मेहनत में होने वाला इजाफ़ा आम तौर पर पैदावार की मक़दार में तनासुब से कम इजाफ़े का सबब बनता है, जब तक ज़राअत हुनर में बेहतरी पैदा हो। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि जब तक हम काश्तकारी के लिए ज़मीन में जो इस्तेमाल होने वाले असल और मेहनत है, इसमें हम जितनी मक़दार में इजाफ़ा करते जाते हैं, वो इजाफ़े की वजह से जो हासिलात होते हैं उसमें भी क्या है शुरुआत में इजाफ़ा होता है। धीरे धीरे क्या है वो इजाफ़े में क्या है तनासुब में कमी वाक़ई होती है, और जब तक ये ज़राअत क्या है हुनर में क्या है बेहतरी क्या है पैदा ना हो, यानी कि जब तक क्या है ये एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाती है, उसके बाद क्या है ये धीरे धीरे क्या है इसमें कमी बेशी क्या है होना शुरू हो जाती है। आइए इससे मुताल्लिक़ क्या है और मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आमिलीन पैदावार किसे कहते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इस कानून को समझने के लिए हमें सबसे पहले आमिलीन पैदावार यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझना ज़रूरी है। यानी कि वो तमाम आमिलीन जो पैदावारी अमल में मदद देते हैं, उन्हें हम यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या आमिलीन पैदावार भी कहा जाता है। इन्हें आम ज़बान में इनपुट्स यानी कि दाखिलात भी क्या है कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खलील मुद्दत में चंद आमिलीन पैदावार को तब्दील किया जा सकता है, जैसे कि मज़दूर है, खाम माल वग़ैरह है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या है खलील मुद्दत में बआसानी तब्दील कर सकते हैं। इस वजह से इसे मुतग़य्यर आमिलीन कहा जाता है। मुतग़य्यर का मतलब है जो तब्दील होने वाले हैं, यानी कि ऐसे तमाम आमिलीन जो अपनी हालत में तब्दीली ला सकते हैं, उन्हें मुतग़य्यर आमिलीन कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि खलील मुद्दत में चंद आमिलीन पैदावार को क्या है तब्दील किया जा सकता है, जैसे कि हम मज़दूरों की तादाद को जब चाहे क्या है बढ़ा सकते हैं और जब चाहे क्या है घटा सकते हैं। वैसे ही खाम माल की मक़दार को भी जब ज़रूरत है पैदावार में इजाफ़ा करना है तो हम उनकी शरह को बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही क्या है हमको उसकी पैदावार को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं खाम माल की शरह को घटा भी सकते हैं। तो लिहाजा ये ऐसे आमिलीन हैं जिनकी मक़दारों में हम क्या है तब्दीली बआसानी ला सकते हैं, और ये आमिलीन में तब्दीली खलील मुद्दत में क्या है मुमकिन हो सकती है। लिहाजा इन आमिलीन को मुतग़य्यर आमिलीन भी कहा जाता है। जैसे कि मुतग़य्यर आमिलीन का जब कभी भी यानी कि आमिलीन पैदावार का जब कभी भी ज़िक्र आता है तो ज़मीन, मेहनत, असल और तंजीम का नाम क्या है पहले आता है। यानी कि हम जब आमिलीन पैदावार का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि अगर हम एक मिसाल के तौर पर ले लें, अगर हमको खेती बाड़ी करना है तो उसके लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है। ज़मीन के साथ साथ जब तक वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर नहीं रहेंगे तब तक क्या है वहाँ पर पैदावार नहीं हो सकती है। लिहाजा ज़मीन के साथ साथ मज़दूर का होना ज़रूरी है, और ये मज़दूर भी उस वक्त तक काम नहीं करते हैं जब तक उन्हें उनकी उजरत या मुआवज़ा यानी कि असल नहीं दिया जाता है। फिर इन तीनों पर निगरानी करने के लिए एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये बहुत अहम क्या है आमिलीन पैदावार हैं जो पैदावारी अमल में क्या है इनपुट के तौर पर या दाखिलात के तौर पर क्या है काम में आते हैं। तो ऐसे ही आमिलीन पैदावार में कुछ आमिलीन ऐसे होते हैं जो अपनी हालत को बआसानी क्या है खलील मुद्दत में तब्दील कर सकते हैं,
لیکن کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم قلیل مدت میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم کو زمین کی مقدار میں تبدیلی لانا ہو یا اصل وغیرہ کو اگر ہم کو تبدیل کرنا ہو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم قلیل مدت میں کیا ہے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے عاملین پیداوار جن میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں یا جن میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، ایسے عاملین کو قائم عاملین یا معین عاملین یا فکسڈ فیکٹرز بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو متغیر عاملین ہو گئے ہیں وہ جنہیں ہم قلیل مدت میں بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کہ مزدور ہے، خام مال ہے۔ اور ایسے عاملین جن کو ہم قلیل مدت میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں وہ کہلاتے ہیں قائم عاملین، جیسے کہ زمین ہے، اصل ہے، جنہیں ہم کیا ہے قلیل مدت میں کیا ہے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے عاملین کو ہم فکسڈ فیکٹرز بھی کیا ہے کہہ سکتے ہیں، اور وہ عاملین جن کو ہم کیا ہے بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں وہ ویریبل فیکٹرز بھی کیا ہے کہلاتے ہیں۔ تو جب ہم متغیر عاملین میں اضافہ کرتے ہیں تو اس اضافے کے ذریعے سے پیداوار میں کیا ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جب متغیر عاملین کو قائم عاملین سے ملایا جاتا ہے تو متغیر اور قائم عاملین کے جو یعنی کہ درمیان جو تناسب ہوتا ہے وہ تناسب میں کیا ہے یعنی کہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی کیفیت کو ہی متغیر تناسبوں کا قانون کا کیا ہے نام دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک فرم کا قلیل مدتی عمل پیداوار متغیر تناسب کے قانونی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فرم کیا کرتی ہے قلیل مدت میں کچھ قائم عاملین کو اور کچھ متغیر عاملین کو استعمال کرتے ہوئے پیداواری عمل میں کیا ہے تبدیلی لاتی ہے۔ اسی کے اوپر کیا ہے یہ قانون کیا ہے نربھر ہے، یا اسی کے اوپر کیا ہے یہ قانون کیا ہے منحصر بتایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے مفروضات یعنی کہ ازمپشن سے متعلق کیا ہے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ازمپشنز آف دا لا یعنی کہ قانون کے مفروضات۔ متغیر تناسبوں کا جو قانون ہے، اس قانون کا سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ اس قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قلیل مدت میں کام کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ متغیر تناسبوں کے قانون میں کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں جن کو کیا ہے ہم قلیل مدت میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ قانون میں نام ہی متغیر ہے تو ہم بھی یہاں پر لینے والے عاملین کا نام بھی کیا ہے متغیر عاملین کو ہی لیتے ہیں، جن میں ہم کیا ہے قلیل مدت میں کیا ہے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ قانون جو پایا گیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قلیل مدت میں کیا ہے کام کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس متغیر تناسبوں کا جو قانون ہے وہ یہ فرض کرتا ہے کہ پیداکار کا جو طریقہ کار ہے وہ مستقل رہتا ہے، یعنی کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف کیا ہے ایک شارٹ ٹائم کے لیے ایک قلیل مدت کے لیے کیا ہے اس کو یعنی کہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو کچھ بھی طریقہ پیداوار استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مستقل ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم شارٹ پیریڈ کے اندر یا قلیل مدت کے اندر اگر ہم پیداوار کو یعنی کہ پیداوار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا ہے پیداوار ہوگی، ورنہ اگر ہمارا پلان پیداکار کا جو طریقہ ہے اگر وہ صحیح نہیں رہے گا پیداوار کا طریقہ تو کیا ہو جائے گا، یعنی کہ جو پیداوار یعنی کہ جو ہونے والی ہے یا جو ہم کو حاصلات حاصل ہونے والے ہیں وہ کیا ہے مستقل نہیں رہیں گے، اس میں کیا ہے ایک بد نظمی کیا ہے پیدا ہو جائے گی۔ تو یہاں پر متغیر تناسبوں کا قانون یہ فرض کرتا ہے کہ یعنی کہ پیداوار کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے مستقل ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ متغیر عامل کی تمام اکائیوں کی یکسانیت کے مفروضے پر مبنی ہے، یعنی کہ اس قانون میں اس بات کو یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو متغیر عاملین لیے جا رہے ہیں ان تمام عاملین کی اکائیوں میں کیا ہونا ضروری ہے یکسانیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ ہوموجینیس ہونا ضروری ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ متغیر عاملین جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی اکائیوں کا آپس میں یکساں ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم جیسے جیسے اکائیوں کو استعمال کرتے جائیں گے تو اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی حاصلات پہ جو فرق ہوگا اسے ہم کیا ہے بآسانی کیا ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، تبھی کہا یہ قانون کیا ہے ہمیں صحیح ثابت ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ قانون یہ مانتا ہے کہ متغیر عامل کی مختلف جو مقداریں ہوتی ہیں ان مقداروں کو قائم عاملین پیداوار کے ساتھ کیا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس قانون میں متغیر عاملین کے ساتھ ساتھ کیا کیا جا رہا ہے معین عاملین کو بھی کیا ہے لیا جا رہا ہے، اور دونوں کی مقداروں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اس قانون کے ذریعے سے کیا ہے پیداوار کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس قانون کی ہم وضاحت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک کسان کے پاس کیا ہے کاشتکاری کے لیے کیا ہے 10 ایکڑ زمین ہے، تو میں آپ کو یہاں پر کیا ہے ایک گراف کے ذریعے سے ایک جدول کے ذریعے سے کیا میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں پر
तो फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक किसान के पास क्या है, काश्तकारी के लिए एक ज़मीन का यानी कि कुछ हिस्सा है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि 10 एकड़ ज़मीन क्या है उसके पास पाई गई है, जिस पर क्या है वो कुछ क़ायम सरमायाकारी क्या है कर रहा है, जिस पर इस पर लगाया हुआ असल है या ट्यूबवेल है या फार्म हाउस है या खेती के आलात वग़ैरह हैं, ये सब क्या है यहाँ पर ज़मीन और असल क्या है यहाँ पर क़ायम क्या है आमिलीन पैदावार कहलाते हैं। किसान यहाँ पर काश्तकारी के लिए मज़दूरों की तादाद में क्या है तब्दीली ला सकता है, यानी कि अफराद की जो तादाद है वो तादाद में कोई भी तब्दीली क्या है पैदावार में तब्दीली का बायस होती है। मुतग़य्यर आमिलीन पैदावार में मज़दूर यानी कि जो पाए गए हैं वो तब्दीली के नतीजे में, यानी कि जब हम मज़दूरों की तादाद को क्या है तब्दील करते हैं तो उनकी तादाद में तब्दीली की वजह से जुमला पैदावार में आने वाली तब्दीली, औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार में आने वाली तब्दीलियों को हम बआसानी क्या है इस जदवल के ज़रिए से देख सकते हैं। तो ये ज़ाहिर होता है कि एक मुतग़य्यर आमिल के साथ साथ एक अमल पैदावार मुतग़य्यर तनासुबों के क़ानून के 3 मराहिल को ज़ाहिर करता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं मुतग़य्यर आमिलीन का इस्तेमाल करते हुए एक मुअय्यन आमिल के ऊपर क्या है कुछ तब्दीली करते हैं या पैदावारी अमल को अंजाम देते हैं, तो उसके ज़रिए से क्या है पैदावारी अमल में या मुतग़य्यर तनासुबों के क़ानून क्या है 3 किस्म के मराहिल क्या है पेश करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इस जदवल में, यहाँ पर पहले कालम में मुतग़य्यर आमिल की इकाइयों को बताया गया है, दूसरे कालम में कुल पैदावार बताई गई है, तीसरे कालम में औसत पैदावार है, चौथे कालम में हाशियाई पैदावार और आखिरी का जो कालम है वो पैदावार के मराहिल को पेश कर रहा है। यहाँ पर देखिए मुतग़य्यर आमिल की जो इकाइयाँ हैं 1 से लेकर 8 तक क्या है इकाइयाँ बताई गई हैं और कुल पैदावार 50 से वहाँ पर उसके बाद 10 बन के 110 ली गई है, फिर 135 है, 150 है, 160 है, 165, 165, 160, यानी कि कुल पैदावार आपको क्या कर रही है स्टार्टिंग में बहुत कम पाई गई है, धीरे धीरे क्या है उसमें आपको इजाफा होता नज़र आ रहा है। एक मुकाम ऐसा आ गया है जहाँ पर वो क्या है मसावी आ गई है, फिर उसके बाद क्या है उसके घटने का अमल शुरू हो गया है। ये था कुल पैदावार यानी कि टोटल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम मुतग़य्यर आमिल यानी कि इकाइयाँ यानी कि हम मज़दूर ले सकते हैं, यानी कि पहले मज़दूर का जब इस्तेमाल किया गया था तो कुल पैदावार की इकाइयाँ क्या है 50 इकाइयाँ यानी कि 50 क्या है इकाइयाँ क्या है हासिल हैं। वैसे ही औसत पैदावार यानी कि एवरेज प्रोडक्शन जो पाई गई है वो भी क्या है 50 इकाइयाँ हैं यानी कि 50 इकाइयाँ पाई गई हैं। वैसे ही हाशियाई पैदावार भी क्या है 50 इकाइयाँ पाई गई है। जैसे ही मुतग़य्यर आमिल की एक और इकाई को बढ़ाया गया यानी कि 2 मज़दूरों को भर्ती किया गया तो कुल पैदावार में क्या है इजाफा के यहाँ पर क्या है रिकॉर्ड किया गया है, वो पहुँच गया है 110 तक, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर क्या है कुल पैदावार में क्या है दूसरे मुतग़य्यर आमिल के इस्तेमाल की वजह से कुल पैदावार में क्या है इजाफा हुआ है। अब ये औसत पैदावार क्या है? औसत पैदावार दरअसल कुछ नहीं है बल्कि जो मुतग़य्यर यानी कि यहाँ पर हम जो जुमला पैदावार की इकाई ले रहे हैं उस इकाई को जब हम मुतग़य्यर आमिल की इकाइयों से तकसीम करते हैं तो हमको क्या है औसत पैदावार क्या है हासिल होती है, यानी कि 50 जो इकाइयाँ ली गई थी उसके ज़रिए से क्या है हमने इसको क्या है तकसीम किया है, उसके बाद क्या है हमें ये इकाइयाँ क्या है हासिल हुई हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो इकाइयाँ पाई गई हैं औसत पैदावार की वो ये है कि ये मुतग़य्यर आमिल की फ़ी इकाई जुमला पैदावार होती है, यानी कि जुमला पैदावार यहाँ पर ये तमाम आमिलीन की पैदावार को एक साथ मिलाकर की जाने वाली जुमला पैदावार है। कुल पैदावार कुछ और नहीं है बल्कि ये टोटल प्रोडक्शन है जिसे टीपी से ज़ाहिर किया जाता है। ये तमाम आमिलीन पैदावार को एक साथ मिलाकर की जाने वाली जुमला पैदावार होती है, जबकि औसत पैदावार जिसे हम एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं या जिसे एपी से ज़ाहिर किया जाता है ये मुतग़य्यर आमिल की फ़ी इकाई जुमला पैदावार होती है, जबकि हाशियाई पैदावार जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं और इसे एमपी से ज़ाहिर किया जाता है ये एक ज़ायद मज़दूर की वजह से जुमला पैदावार में होने वाला इजाफा है, जिसे हम मज़दूर की हाशियाई पैदावार भी क्या है कह सकते हैं। अगर हम दीगर अल्फाज में अगर हम देखेंगे तो मज़दूरों की तादाद में इकाई की तब्दीली से जुमला पैदावार में होने वाली तब्दीली को हाशियाई पैदावार क्या है कहा जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल पैदावार क्या है मुसलसल बढ़ रही है, एक मुकाम पर आने के बाद क्या है वो एक जैसे ही है, यानी कि दोनों मुकाम पर छठी इकाई और 7वीं इकाई क्या है कुल पैदावार की एक ही मकदार को क्या है पेश कर रही हैं, लेकिन 8वीं इकाई क्या कर रही है पैदावार को कम ज़ाहिर कर रही है। इसका मतलब ये है कि जितने आप मुतग़य्यर आमिलीन की तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं शुरुआत में क्या है पैदावार में आपको क्या है इजाफा नज़र आ रहा है, एक मुकाम पर आकर पैदावार क्या है रुक गई है, उसके बाद क्या है पैदावार में कमी होना शुरू हो गई है।
औसत पैदावार ये भी क्या कर रही है, स्टार्टिंग में आपको क्या है यानी कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बढ़ने का जो अमल है बहुत ही धीमी रफ्तार से है। यानी कि तीसरे मजदूर के बाद से क्या है वो घटना शुरू हो गई है। यानी कि पहला जो था वो 50 था, उसके बाद क्या है सिर्फ 55 आ गया है, फिर इसका 45, फिर 37.5, 32, 27.5, यानी कि इस तरीके से ये औसत पैदावार क्या है घटती जा रही है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि यहाँ पर ये जो 55 कैसे आया है कि 110 यानी कि 110 जो कुल पैदावार इकाइयाँ पाई गई हैं उसको हम 2 से तकसीम करने पर हमको क्या है ये औसत पैदावार क्या है हासिल हो रही है। वैसे ही हम जितने इकाइयाँ कुल पैदावार हासिल हो रही है उसको हम मुतग़य्यर आमिल की इकाइयों से तकसीम करेंगे तो हमको क्या है खुद ब खुद क्या है औसत पैदावार क्या है हासिल हो जाती है। तो औसत पैदावार हमको सिर्फ क्या है पहले और दूसरे मजदूर पर ही क्या है आपको बढ़ती हुई क्या है नज़र आई है, बाद में ये क्या है मकदार मुसलसल क्या है कम होती हुई क्या है नज़र आ रही है। आइए चौथे कॉलम पर नज़र डालते हैं, जिसका नाम है हाशियाई पैदावार। इसमें यहाँ पर हम क्या है हर एक मजदूर के इजाफे से क्या है पैदावार में होने वाली क्या है तब्दीली को हम देख रहे हैं। यहाँ पर पहले मजदूर का जब इस्तेमाल किया गया था तो हाशियाई पैदावार 50 इकाइयाँ थी, लेकिन दूसरे मजदूर का इस्तेमाल करने के बाद हाशियाई पैदावार क्या है 60 इकाइयाँ हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो यानी कि कुल पैदावार जो पाई गई थी, कुल पैदावार में अगर हम क्या है यहाँ पर 110 जो पैदावार हुई है 110 में से 50 अगर हम निकाल देते हैं तो 60 क्या है यहाँ पर इकाइयाँ जो आई हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं कि ये हाशियाई पैदावार है जो दूसरे मजदूर या दूसरे मुतग़य्यर आमिल को इस्तेमाल करने पर क्या है लाई गई है। इस तरीके से अगर हम ये 60 और 50 को हम जब प्लस कर देते हैं, ये दोनों को जमा कर देते हैं, तो इस तरीके से हमको कुल पैदावार 110 क्या है हासिल हो सकती है। वैसे ही तीसरे आमिल पैदावार को इस्तेमाल करने के बाद क्या है यहाँ पर जो हाशियाई पैदावार है वो क्या है 25 इकाइयाँ हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मुसलसल क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हाशियाई पैदावार में मुसलसल क्या है कमी हो रही है। तीसरे मजदूर के बाद से हाशियाई पैदावार में मुसलसल क्या है आपको कमी होती भी क्या है नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पर आखिरी कॉलम में पैदावार के मरहलों पर नज़र डालते हैं। तो पैदावार के मरहलों में देखिए आपको पहला मरहला, दूसरा मरहला और तीसरा मरहला, ये 3 मरहले क्या है नज़र आ रहे हैं, जिसको हम यानी कि तकसीर हासिल, तखलील हासिल और मनफी हासिल भी क्या है कहते हैं। तो ये क़ानून क्या है 3 मराहिल पर क्या है बहस करता है, जो क्या है यहाँ पर जुमला पैदावार, औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार के मफ़हूम के लिहाज से क्या है उसके अंदर क्या है यानी कि उसके तनासुब के लिहाज से क्या है उसमें तब्दीली क्या है वाक़ई होती है। आइए अब हम देखते हैं कि ये पैदावार के मरहलों में क्या है किस किस्म की तब्दीली क्या है पेश आई है। पैदावार के 3 मरहलों में जब हम क्या है एक मुतग़य्यर आमिल को क़ायम आमिल में मिलाया जाता है तो दाखिलात और हासिलात के दरमियान का जो ताल्लुक़ होता है उस ताल्लुक़ को आम तौर पर क्या करते हैं 3 मरहलों में तकसीम किया जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जदवल में कि मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ ली गई हैं, मज़दूरों का इस्तेमाल किया गया है और ज़मीन का एक टुकड़ा जो मुअय्यन आमिल है उसके साथ क्या है उसे क्या है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके ज़रिए से वाक़ई होने वाली तब्दीली जो हमको क्या है आखिरी मरहले में या आखिरी पैदावार के मराहिल की शक्ल में क्या है ज़ाहिर हो रही है। तो बताया जाता है कि जब एक मुतग़य्यर आमिल को क़ायम आमिल से मिलाया जाए तो दाखिलात और हासिलात के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उस ताल्लुक़ को यहाँ पर 3 मरहलों में क्या है तकसीम किया जा सकता है। पहला मरहला है जिसे तकसीर हासिल या इंक्रीजिंग रिटर्न भी क्या है इसे कहा जाता है। इस मरहले में जैसे जैसे मुतग़य्यर आमिल में इजाफ़ा होता है जुमला पैदावार शुरुआत में क्या है बढ़ना शुरू होती है और शरह में फिर बाद में क्या है घटती हुई शरह से क्या है इजाफ़ा होता है। औसत पैदावार आज़म तरीन हद को पहुँच जाती है और हाशियाई पैदावार क्या है आज़म तरीन हद को पहुँचकर क्या है घटना शुरू हो जाती है। तो अब तकसीर हासिल का मतलब क्या है, जितने आप यहाँ पर क्या है आमिलीन पैदावार का इस्तेमाल किए हैं उस आमिलीन पैदावार के इस्तेमाल से आपको दुगनी मकदार में क्या है आपको हासिलात हासिल हो रही हैं तो वो तकसीर हासिल क्या है कहलाती है। यानी कि इंक्रीज़ आप जितना इनपुट डाले हैं उससे आपको क्या है डबल मकदार में क्या है आउटपुट हासिल हो रहा है, तो वो तकसीर हासिल को या कसीर मकदार में हासिल होने वाला अमल है। इसी वजह से इसे क्या है तकसीर हासिल का नाम दिया गया है। तो जब कभी भी मुतग़य्यर आमिल में इजाफ़ा होता है तो शुरुआत में जुमला पैदावार में क्या है आपको इजाफ़ा नज़र आता है, फिर बाद में क्या है घटती हुई शरह से क्या है आपको इजाफ़ा नज़र आता है और औसत पैदावार क्या है आज़म तरीन हद को क्या है पहुँच जाती है और हाशियाई पैदावार आज़म तरीन हद को पहुँच कर क्या है घटना शुरू हो जाती है।
देखिए यहाँ पर आपको जदवल में देख रहे हैं आप कि तकसीर हासिल में 50 और 60 के बाद से क्या हो गई है, यानी कि हाशिए पैदावार क्या है घटना शुरू हो गई है। तो तकसीर हासिल में हाशिए पैदावार क्या है आज़म तरीन की हद को पहुँचने के बाद उसके घटने का अमल क्या है शुरू हो जाता है। वहाँ पर वो 60 थी तो उसके बाद क्या है वो 25 हो गई है। इसका मतलब ये है कि हाशिए पैदावार क्या है आज़म तरीन हद के बाद क्या है अपनी हालत में क्या है तब्दीली ला रही है और वो घटना शुरू हो रही है। दूसरा मरहला है जिसका नाम है तख्लील हासिल, जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी क्या है कहा जाता है, जैसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी कह सकते हैं। इस मरहले के दौरान होता क्या है कि जब जुमला पैदावार में इजाफा घटती हुई शरह से जारी रहता है और आज़म तरीन यानी कि जो हद होती है उस हद को पहुँच जाता है जहाँ पर हाशिई पैदावार जो होती है वो सिफर होती है और औसत पैदावार मुसलसल क्या है घटने लगती है। तो इस एक मुकाम तक जहाँ पर जैसे ही क्या है हाशिई पैदावार सिफर आना शुरू हो जाती है और जब वहाँ पर क्या है जो औसत पैदावार है वो वहाँ पर क्या है आकर रुक जाती है, मुसलसल घटना शुरू होती है, तो उसके घटने का अमल क्या है यहाँ पर तख्लील हासिल को, यानी कि आपने जितना इनपुट इस्तेमाल किया था उस इनपुट से क्या है आपको कम मकदार में क्या है मुनाफा हासिल हो रहा है, यानी कि आपका जो हासिलात हैं उस हासिलात के हासिल होने की मकदार क्या है कम हो रही है, ये घट रही है। लिहाजा इस मरहले में होता यह है कि जुमला पैदावार में जो इजाफा हुआ है वो घटती हुई शरह से जारी रहता है, यानी कि कुल पैदावार आपको बढ़ती हुई नजर आती है लेकिन बढ़ने का जो अमल है जो रफ्तार पाई गई है वो शरह क्या होती है घटती हुई शरह से क्या है आपको दिखाई देती है और आज़म तरीन हद तक क्या है वो पहुंच जाता है। आपको देख रहे हैं कि अब क्या है वो जो 135, 150, 160 आखिरी आज़म तरीन हद 165 तक पहुंच गया है। उसके बाद आपको कुल पैदावार का हद क्या है 165 से बढ़कर क्या है आपको कहीं पर भी कॉलम में नज़र नहीं आ रहा है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि तख्लील हासिल के मरहले में जुमला पैदावार में इजाफा घटती हुई शरह से जारी रहता है और होते होते आज़म तरीन हद को पहुँच जाता है जहाँ पर हाशिई पैदावार सिफर हो जाती है और औसत पैदावार क्या है मुसलसल क्या है घटना शुरू होती है, यानी कि ये घटने का अमल क्या है जारी है। अब दूसरे मरहले में क्या है जो हाशिई पैदावार पाई गई है उसके बाद क्या है वो आगे नहीं बढ़ती है, अब वहाँ से क्या है मनफी का अमल क्या है शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ऐसे मरहले को क्या है तख्लील हासिल का क्या है नाम दिया गया है। तीसरा जो मरहला पाया गया है इसको हम कहते हैं मनफी हासिल, यानी कि निगेटिव रिटर्न्स इसे कहा जाता है। इस मनफी हासिल में होता यह है कि आपने पैदावारी अमल में जितने आमिलीन पैदावार को इस्तेमाल किया था उतने पैदावार से क्या है आपको इजाफा नहीं बल्कि और नुकसान ही हो रहा है। मनफी का मतलब यहाँ पर क्या है हासिल होने वाले हासिलात में उल्टा कारोबार करने के बाद क्या है फ़ायदा होने की बजाय क्या हो रहा है नुकसान ही हो रहा है। तो इसलिए क्या है इसे मनफी हासिलात का नाम लिया है, यानी कि आप मुतग़य्यर आमिलीन की तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं, आपको पैदावार में क्या है अब आपको कुल पैदावार में क्या है आपको कोई इजाफा नज़र नहीं आएगा, औसत पैदावार की शरह भी क्या है आपको घटती हुई नज़र आएगी और जो हाशिई पैदावार है वो सिफर के बाद क्या है मनफी होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पैदा कुनिंदा है या पैदाकार जो पाया गया है उसे क्या है पैदावार में कोई किस्म का क्या है फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, लिहाजा इस मरहले को मनफी हासिल का क्या है नाम दिया गया है। यानी कि इस मरहले में जुमला पैदावार क्या होती है घटना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि कुल पैदावार छठी इकाई पर 165 यानी कि आज़म तरीन हद तक पहुंच गई है, उसके बाद ये रिपीट हो रही है 7वें मजदूर पर, यानी कि यहाँ पर भी क्या है ये 165 इकाइयाँ ही बतलाई गई हैं, ना ही इसमें कोई इजाफा हो रहा है और ना ही कहीं इसमें कोई कमी है, यानी कि ये ठहराव का मुकाम है। यानी कि यहाँ पर 7वें मजदूर के इस्तेमाल करने के बावजूद भी पैदावार में किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, बल्कि कुल पैदावार जूं की त्यों क्या है बरकरार है। जबकि औसत पैदावार क्या है 27.50 से घटकर क्या है 23.57 तक क्या है पहुंच गई है, जबकि हाशिई पैदावार सिफर है, यानी कि 7वें और 8वें मजदूर का इस्तेमाल करने के बाद हाशिई पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है, ये सिफर और मनफी के मुकाम तक क्या है ये पहुँच जा रही है। इसी तरीके से 7वें के मजदूर के बाद 8वें मजदूर का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं या 8वें मुतग़य्यर आमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुल पैदावार में यहाँ पे भी देखिए 8वें मजदूर का इस्तेमाल करने के बाद कुल पैदावार 160 इकाइयों तक आ गई है, यानी कि यहाँ पर कुल पैदावार पर अब क्या है मनफी असरात, यानी कि ये घटना शुरू हो गई है, ये बढ़ने के बजाय क्या है ये घटना शुरू हो गई है। ये भी इस बात को ज़ाहिर करती है कि पैदाकार को या पैदा करने को क्या है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि औसत पैदावार का भी वही सूरत हाल है, ये भी क्या है मुसलसल घटती जा रही है। 23.57 से लेकर ये 20.00 तक क्या है ये पहुँच गई है। तो इस तरीके से जब हम 7वें और 8वें यानी कि आमिल का इस्तेमाल करते हैं तो कुल पैदावार में आपको क्या है यानी कि कमी होती हुई क्या है नज़र आती है। यानी कि इस मरहले में जुमला पैदावार क्या है घटना शुरू हो जाती है, इसलिए हाशिई पैदावार क्या है मनफी हो जाती है और औसत पैदावार भी घटने लगती है, लेकिन मुस्बित ही होती है। इसमें कोई मनफी का क्या है यहाँ पर जिक्र नहीं आया है। ये घट रही है लेकिन अभी मनफी मुकाम तक नहीं पहुँचती है, जबकि हाशिई पैदावार क्या है मनफी मुकाम तक पहुँच जाती है। कुल पैदावार भी घटना शुरू हो गई है और हाशिई पैदावार मनफी मुकाम तक चली गई है और औसत पैदावार भी घट रही है लेकिन मनफी नहीं हुई है बल्कि ये मुस्बित ही है। इस तरीके से ये जदवल इस बात की वजाहत करता है कि मुतग़य्यर आमिलीन की पैदावारों को यानी कि मुतग़य्यर आमिल को जब हम क़ाइम आमिल से मिलाते हैं तो दाखिलात और हासिलात के दरमियान क्या है जो ताल्लुक़ात पैदा होते हैं वो ताल्लुक़ात 3 तरह के क्या है मरहलों को पेश करते हैं। एक कहलाता है तकसीर हासिल, दूसरा कहलाता है तखलील हासिल और तीसरा कहलाता है मनफी हासिल। आम मफ़हूम में अगर हम देखेंगे तो तकसीर हासिल का मतलब ये है कि जितने आमिलीन पैदावार को या दाखिलात को आप इस्तेमाल कर रहे हैं पैदावारी अमल में, उनके इस्तेमाल के साथ साथ अगर आपको हासिलात उनकी तादाद से या उनकी मकदारों से ज़्यादा अगर आपको हासिल हो रहे हैं, यानी कि जितनी मकदार में आपने दाखिलात का इस्तेमाल किया था उतनी मकदार से ज़्यादा आपको हासिलात हासिल हो रही हैं, तो वो तकसीर हासिल कहलाते हैं। यानी कि आपने 10 इकाइयों का इस्तेमाल किया था और आपको 20 इकाइयाँ क्या है पैदावार यानी कि हासिलात हासिल हो रही है, वो तकसीर हासिल कहलाती है। यानी कि कसीर मकदार में क्या है आपको हासिलात मिल रहे हैं। जबकि तखलील हासिल में होता क्या है कि आपने जितनी मकदार में क्या है यहाँ पर पैदावार को यानी कि दाखिलात को लगाया था इस्तेमाल किया था उतने उससे क्या है आपको कम मकदार में क्या है हासिलात हासिल हो रही हैं। लिहाजा यहाँ पर हासिल होने वाली जो इकाइयाँ हैं उसकी मकदार घटने की वजह से इस मरहले को तखलील हासिल का क्या है मरहला कहा गया है। और तीसरा मरहला वो होता है जिसमें आपने जितनी मकदारों को यानी कि जितने दाखिलात को आप इस्तेमाल किए थे उनके इस्तेमाल करने के बावजूद भी क्या है आपको क्या है कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है, बल्कि यहाँ पर आपको नुकसान होता है। लिहाजा इसे क्या है मनफी हासिल का क्या है नाम दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए पहले इकाई और दूसरी इकाई तक का जो मरहला है वो तकसीर हासिल का मरहला है। तीसरी इकाई से लेकर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी इकाई को मिलाकर दूसरा मरहले का नाम दिया गया है जिसे हम तखलील हासिल का मरहला कहते हैं। 7वीं और 8वीं इकाई को मिलाकर क्या है यहाँ पर तीसरा मरहला कहा गया है जिसे हम मनफी हासिल भी कह सकते हैं। आइए इस कानून को हम क्या है एक ग्राफ के ज़रिए से भी क्या है समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ पाया गया है वो इस बात की वजाहत कर रहा है कि मुतग़य्यर आमिल की जुमला पैदावार, औसत पैदावार और हाशिई पैदावार पर जो यानी कि तब्दीली होती है, जो असर वाक़ई होता है, तो उनकी कैफियत को क्या है यहाँ पर आमतौर पर क्या है ये 3 क्या है मरहलों के ज़रिए से पेश किया गया है जिसे हम क्या है शक्ल के ज़रिए से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर शक्ल में एक्स महवर पर यानी कि जो यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक्स महवर पर प्रोडक्शन यानी कि पैदावार को यहाँ पर बताया गया है। जो पैदावार के यूनिट्स द वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि यहाँ पर पैदावारी अमल में इस्तेमाल होने वाले मुतग़य्यर आमिलीन को क्या है बताया गया है। जबकि वाई महवर पर क्या है प्रोडक्ट यानी कि पैदावार को बताया गया है। यहाँ पर 3 मरहले क्या है बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यानी कि फर्स्ट मरहला जो है वो तकसीर हासिल का मरहला है, सेकेंड जो पाया गया है वो तखलील हासिल का मरहला है और तीसरा जो पाया गया है वो मनफी क्या है हासिल का मरहला है। यहाँ पर खतूत खींचे गए हैं जिनका झुकाव क्या है नीचे से ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद क्या है वो झुकाव नीचे की तरफ भी क्या है आ रहा है। सबसे पहले हम टीपी ख़त के बारे में देखते हैं। टीपी ख़त वो ख़त है जो टोटल प्रोडक्शन को क्या है ज़ाहिर कर रहा है। इस टोटल प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि जो जुमला पैदावार का जो ख़त पाया गया है वो पहले मरहले में आपको क्या है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर जदवल में देखा है कि जो पहला मरहला है उसमें आपको पैदावार क्या है मुसलसल क्या है बढ़ती हुई क्या है नज़र आ रही है, जबकि दूसरे मरहले में भी पैदावार बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की मकदार क्या है थोड़ी स्लो हो गई है, कम हो गई है। यानी कि जितनी रफ्तार से तेज़ रफ्तार से वो पहले मरहले में बढ़ रही थी उतनी क्या है वो तेज़ रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, बल्कि क्या है बढ़ने की रफ्तार क्या है थोड़ी घट गई है लेकिन बढ़ ही रही है। दूसरे मरहले में भी कुल पैदावार में इजाफा हो रहा है लेकिन इजाफे की जो बढ़ने की शरह है वो पहले मरहले के मुकाबले में क्या है थोड़ी कम हो गई है। लिहाजा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्राफ में कि दूसरे मरहले में जो दूसरे मरहले से तीसरे मरहले तक का जो ख़त गया है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई को ज़ाहिर नहीं कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा बढ़कर क्या है वो एक राउंड कर्व की शक्ल क्या है इख्तियार करते जा रहा है।
तीसरे मरहले पर आने के बाद इस ख़त का झुकाव यानी कि टीपी ख़त का झुकाव क्या है, नीचे की तरफ आ गया है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि कुल पैदावार में अब क्या है, कमी होना शुरू हो गई है। इसलिए ये टीपी ख़त का झुकाव क्या है, नीचे की तरफ आ गया है। यानी कि टीपी का जो ख़त पाया गया था वो नीचे यानी कि मबदे से शुरू होकर फर्स्ट मरहले तक क्या है, तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दूसरे मरहले से लेकर तीसरे मरहले तक पहुंचने तक भी पैदावार में इजाफा हो रहा है, लेकिन इजाफे की मकदार क्या है, यहाँ पर कम पाई गई है। और तीसरे मरहले के बाद क्या है, ख़त का झुकाव नीचे की तरफ आ गया है, जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि पैदावार में क्या है, कमी होना शुरू हो गई है। आइए दूसरे ख़त के ऊपर नज़र डालते हैं, जिसका नाम है AP यानी कि एवरेज प्रोडक्शन का ख़त। ये ख़त भी यहाँ पर स्टार्टिंग में मब्दे से शुरू हो रहा है और ये भी क्या है, फर्स्ट मरहले तक क्या है, यानी कि जो पैदावार का जो पहला मरहला था, इस मरहले में क्या है, ये भी क्या है, बढ़ता हुआ क्या है नज़र आया है। लेकिन दूसरे मरहले से क्या है, ये घटना शुरू हो गया है, तो लिहाजा दूसरे मरहले से ही ये क्या है, यानी कि घटता हुआ क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। और तीसरे मरहले में भी ये क्या है, ऐसे ही घटती हुई शक्ल क्या है, इख्तियार करता जा रहा है। लिहाजा AP की जो ख़त पाया गया है वो एवरेज प्रोडक्शन का ख़त है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन के ख़त के ऊपर पाया गया है, जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि पहले मरहले में ही औसत पैदावार क्या है, ज़्यादा पाई गई है। उसके बाद दूसरे मरहले से औसत पैदावार में कमी होना शुरू हो गई है, जो तीसरे मरहले तक क्या है, जारी है। और ये मुसलसल क्या है, घटती ही जा रही है, लेकिन मनफी नहीं हुई है, वो क्या है, सिर्फ घटती जा रही है। और ये मब्दे के ख़त को भी क्या है, नहीं छुआ है, बल्कि क्या है, ये मब्दे के ख़त से ऊपर ही पाया गया है। ये तीसरा ख़त जिसका नाम है MP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन का ख़त, जो ये ज़ाहिर करता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो पाई गई थी वो पहले मरहले में ही क्या है, उसमें क्या है, आपको इजाफा होता हुआ नज़र आया है। दूसरे मरहले से और तीसरे मरहले में क्या है, ये सिफर से होते हुए मनफी तक पहुंच गई है। यानी कि पहले मरहले में ही ये ऊंचा होने की वजह से फर्स्ट मरहले में ही क्या है, ये ऊपर की तरफ गया है ख़त का झुकाव, और फर्स्ट मरहले के बाद से क्या है, ये डाउन होना क्या है, शुरू हो गई है, नीचे की तरफ आ रही है। मुसलसल दूसरे मरहले में ये एक स्ट्रेट ख़त करते हुए ख़ता करते हुए जा रही है मब्दे को, यानी कि सिफर हो गई है, इसलिए क्या है, ये एक्स महवर को छू गई है। जब ये एक्स महवर को छू रहा है या ख़ता कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाशिया पैदावार क्या है, सिफर हो गई है। उसके बाद भी ये लगातार क्या है, रुक नहीं गया है, बल्कि ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने आप मुतग़य्यर आमिलीन मज़दूर को इस्तेमाल करते जा रहे हैं या मुतग़य्यर आमिलीन को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उनके इस्तेमाल के बाद क्या है, पैदावार में क्या है, यहाँ पर मुसलसल क्या है, नुकसान हो रहा है। इसलिए क्या है, ये मनफी हद को क्या है, पहुँच गया है। तो यहाँ पर ये MP का जो ख़त है वो पहले मरहले में ही क्या है, कुछ हद तक ऊपर पाया गया था। दूसरे मरहले से ये मुसलसल क्या है, कमी को ज़ाहिर कर रहा है। दूसरे मरहले में भी एंड मुकाम तक आने तक क्या है, यानी कि तीसरा मरहला जब शुरू हो रहा है तब वो सिफर था, उसके बाद क्या है, ये मनफी शक्ल क्या है, इख्तियार कर गया है। इस तरीके से ये 3 खुतूत के झुकाव हैं, जो हमें क्या है, पैदावार में वाक़ई होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियों को बता रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम बआसानी क्या है, इस बात को समझ सकते हैं कि मुतग़य्यर तनासुबों के क़ानून में जब हम क्या करते हैं, एक आमिल यानी कि एक मुतग़य्यर आमिल और क्या है, साथ ही साथ क्या है, एक क़ायम आमिल को क्या है, जब मिलाया जाता है तो दाखिलत और हासिलात के दरमियान क्या है, कुछ ताल्लुक़ात क्या है, क़ायम होते हैं, जो हमें क्या है, मुख्तलिफ़ मरहलों की शक्ल में क्या है, नज़र आते हैं। जो तकसीर हासिल का है, फर्स्ट जो मरहला बताया गया है वो तकसीर हासिल का है, जहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्शन का ख़त, एवरेज प्रोडक्शन का ख़त और मार्जिनल प्रोडक्शन का ख़त, ये तीनों खतूत का झुकाव आपको नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, नज़र आ रहा है, जो इस बात की वजाहत करता है कि जब कभी भी कोई ख़त का झुकाव नीचे से ऊपर की जानिब हो तो वो इजाफे को ज़ाहिर करता है। इसी वजह से आपको पहले मरहले में तीनों पैदावार यानी कि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, ये तीनों भी आपको क्या है, बढ़ती हुई मकदार में क्या है, नज़र आए हैं। जैसे ही आपका ये ख़त क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि दूसरा मरहला जैसे ही शुरू हो गया है, वहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्शन का ख़त अभी घटा नहीं है, बल्कि इसकी जो बढ़ने की रफ्तार थी उसमें कमी वाक़ई हुई है। ये बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की रफ्तार क्या है, कम हो गई है। इस वजह से ये ख़त क्या है, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है, बल्कि एक कर्व की शक्ल क्या है, ये अख्तियार करता गया है। जबकि एवरेज प्रोडक्शन का ख़त और मार्जिनल प्रोडक्शन का ख़त यानी कि औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार का जो ख़त पाया गया है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो इस बात की वजाहत कर रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार में क्या है, मुसलसल कमी होना क्या है, शुरू हो गई है। जबकि तीसरा जो मरहला है, जो मनफी हासिल का मरहला कहलाता है, इसमें आपको तीनों खतूत का झुकाव नीचे की तरफ क्या है, आता हुआ नज़र आएगा, जिसमें टोटल प्रोडक्शन का ख़त जो है
है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये है कि हम साफ कह सकते हैं कि जब खत का झुकाव ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो कमी को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्शन क्या है, तीसरे मरहले से क्या है कम होना शुरू हो गई है या घटना शुरू हो गई है। इसी वजह से खत का झुकाव ऊपर से नीचे की जानिब यानी कि बाएं से दाएं की जानिब क्या है आना शुरू हो गया है, जो ये ज़ाहिर करता है कि टोटल प्रोडक्शन में शुरुआत में इजाफा था, दरमियान में क्या है हालत क्या है यानी कि बढ़ तो रही है लेकिन एक मुस्तहकम हालत में क्या है वो आ गया है। उसके बाद क्या है यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन क्या है घटना शुरू हो गई है। एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत पैदावार की भी सूरत हाल वैसे ही है। ये ख़त भी क्या है मुसलसल तीसरे मरहले में क्या है कम होता हो जा रहा है, लेकिन ना ही ये मब्दे को छुआ है यानी कि ना ही ये सिफर हुआ है और ना ही ये मनफी हालत को इख्तियार किया है, यानी कि ये एक्स महवर से ऊपर ही पाया गया है, अभी ये कट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि एवरेज प्रोडक्शन क्या है ना ही सिफर हुई है और ना ही मनफी हुई है, बल्कि ये मुस्बित हालत में ही पाई गई है, लेकिन उसकी जो मकदार है वो मकदार क्या है कम हो गई है। इस वजह से ये ख़त क्या हो गया है दूसरे मरहले की बनिस्बत तीसरे मरहले में और ज़्यादा हद तक क्या है नीचे झुक गया है। जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन का ख़त वो भी क्या है पहले मरहले में ज़्यादा पाया गया था, दूसरे मरहले में इसमें कमी होती हुई नज़र आई है और घटते घटते ये क्या है मब्दे को तक छू गया है, यानी कि आशे पैदावार आपको सिफर है, यानी कि आप मुतग़य्यर आमिल को इस्तेमाल भी करेंगे तो उसके ज़रिए से आपके हासिलात पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, यानी कि हासिलात क्या है सिफर, यानी कि कोई इजाफा आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बल्कि और मज़ीद इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर या पैदा कुनिंदा क्या है इस बात की हिम्मत करता है और एक मुतग़य्यर आमिल को यहाँ पर क्या है और बढ़ा देता है तो उसके ज़रिए से पैदावार क्या है मनफी हद तक क्या है वो आ जाती है। इसी वजह से MP का जो ख़त है वो सिफर तक या मब्दे तक आकर क्या है रुक नहीं गया है, यानी कि एक्स महवर पर आकर ठहर नहीं गया है, बल्कि एक्स महवर को वो ख़ता करता हुआ जा रहा है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन इब्तिदा में यानी कि उसमें इजाफा था, दूसरे मरहले में उसमें कमी वाक़ हुई है और तीसरे मरहले में ये मनफी हद तक क्या है ये पहुँच गया है। इस तरीके से हम ये तीन मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल को बआसानी मुतग़य्यर तनासुबों के क़ानून में क्या है देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस जदवल के तज्ज़िये के ज़रिए से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमला पैदावार, औसत पैदावार और हाशियाई पैदावार पर गौर करने के बाद हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जदवल और शक्ल के तज्ज़िये के ज़रिए से हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि तीसरे मरहले में पैदावार का अमल जारी नहीं रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है मुसलसिल घाटा नुकसान हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन ये तीनों के तीनों क्या है कम होते नज़र आ रहे हैं, तो फिर तीसरे मरहले में पैदावार का अमल क्या है जारी नहीं रखा जाना चाहिए। यानी कि आप या कोई भी पैदा कुनिंदा हो वो पहले और दूसरे मरहले तक ही क्या है वो यानी कि अपनी पैदावार को यानी कि अंजाम देने के बारे में सोचे और अपना पैसा या इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी क्या है करने के बारे में सोचे, क्योंकि तीसरा मरहला यहाँ पर ना ही टोटल प्रोडक्शन में आपको इजाफा होता नज़र आ रहा है, ना ही आपको एवरेज प्रोडक्शन में इजाफा होता नज़र आ रहा है और ना ही यहाँ पर आपको क्या है मार्जिनल प्रोडक्शन में इजाफा होता नज़र आ रहा है। तो पैदा कुनिंदे के लिए या किसी भी फर्म के लिए क्या है तीसरा मरहला सिर्फ और सिर्फ क्या है नुकसान देने वाला है। तो एक पैदा कुनिंदे को, एक कारोबार करने वाले को, एक फर्म क्या है यहाँ पर पहले और दूसरे मरहले तक ही अपने कामों को अंजाम देने के बारे में क्या है सोचना चाहिए और कभी भी वो तीसरे मरहले का इंतज़ार ना करे, जिसकी वजह से वो जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो क्या है घाटे में जा सकता है, उसे क्या है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ये क़ानून जो बताया गया है ये सिर्फ क्या है खलील मुद्दत तक के लिए क्या है इम्प्लीमेंट है, यानी कि हम खलील मुद्दत में ही क्या है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खलील मुद्दत में ही हम क्या कर सकते हैं मुतग़य्यर आमिलीन को तब्दील कर सकते हैं। और मुतग़य्यर आमिलीन को क्या है खलील मुद्दत में तब्दील करना आसान होता है, क्योंकि जब चाहे हम मज़दूरों की तादाद को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, जब चाहे हम क्या है यहाँ पर यानी कि असल की सरमाए की मकदार को क्या है बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन ज़मीन की मकदार हो या मशीनों की मकदार हो इन्हें हम जब चाहे क्या है यानी कि मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। खाम माल वगैरह है हम बआसानी क्या है इसे तब्दील कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप मज़दूर हो या खाम माल वगैरह हो इनको आप आसानी से क्या है तब्दील कर सकते हैं, तो ये मुतग़य्यर तनासुबों का जो क़ानून है ये आपके लिए बहुत ही क्या है कारआमद है। आप इसको क्या है बआसानी क्या कर सकते हैं खलील मुद्दत में इस क़ानून के ज़रिए से क्या है पैदावार को अंजाम दे सकते हैं और जहाँ तक हो सके दूसरे मरहले तक ही क्या है आप पैदावार को अंजाम देने के बारे में सोचें, तीसरे मरहले तक क्या है आप ना पहुँचें, क्योंकि तीसरे मरहले तक पहुँचने तक क्या है पैदा कुनिंदे को या फिर पैदाकार को क्या है नुकसान का क्या है सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था
जदवल में कि आप यहाँ पर तीसरे मरहले में जो कुल पैदावार है वो भी 165 के बाद 160 तक आ गई है। औसत पैदावार भी 23.57 के बाद 20.00 तक आ गई है और हाशी पैदावार का तो 0 से लेकर -5 तक आ गई है। तो पैदा कुनिंदे के लिए पहला और दूसरा मरहला ही क्या है, सूटेबल मरहला है या एक मौजू मरहला क्या है माना जाता है, जिस पे वो क्या है पैदावार को अंजाम दे सकता है। यानी कि वो अपना जितना इनपुट का इस्तेमाल कर रहा है उस इनपुट के ज़रिए से वो या तो तकसीर हासिल करे या फिर तखलील हासिल करे। वो कभी भी मनफी हासिल के बारे में ना सोचे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद क्या है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। ना ही आपकी कुल पैदावार बढ़ रही है और ना ही यहाँ पर आपको औसत पैदावार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ना ही यहाँ पर क्या है हाशिया पैदावार में कोई ख़ास इजाफा क्या है नज़र आ रहा है। तो बेहतर और मुनासिब यही है कि आप दूसरे मरहले तक की क्या है पैदावारी अमल को अंजाम दें। जिस तरीके से मफरूज़े में भी इस बात को पेश किया गया था कि यहाँ पर जो मुतग़य्यर तनासुबों का जो क़ानून ही ये फ़र्ज़ करता है कि पैदावार का जो तरीक़ेकार है वो मुस्तक़िल रहना है। यानी कि यहाँ पर जो पैदा कुनिंदा है, जो पैदावारी अमल को अंजाम दे रहा है, जिस तरीके से उसने मुतग़य्यर आमिलीन की तादाद को बढ़ाया है, वहाँ पर क्या है एक के बाद एक इकाई को क्या है बढ़ाया गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुतग़य्यर आमिलीन की इकाइयों को बढ़ाया जा रहा है और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है वो मुस्तक़िल अगर रहेगा, तभी हमको क्या है ये कुल पैदावार, औसत पैदावार, हाशिया पैदावार क्या है आपको इस तरीके से क्या है घटती हुई मकदार में क्या है नज़र आएगी। जो तब्दीली होना है वो वैसे ही मराहिल के लिहाज से क्या है आपके सामने आएगी। वरना अगर आप पैदावार का जो तरीक़ेकार है उसमें अगर आप तब्दीली लाते हैं तो ये क्या है यहाँ पर क्या है मुतग़य्यर तनासुबों का क़ानून क्या है आपके तनासुबों में जो तब्दीली है उसको क्या है सही साबित नहीं कर सकता है। और लेकिन यहाँ पर ये बात का होना ज़रूरी है कि मुतग़य्यर आमिल की तमाम जो इकाइयाँ ली जा रही हैं वो एकसानियत के मफरूज़े पर क्या है मुनस्सिर होना ज़रूरी है। यानी कि आप जितनी भी मुतग़य्यर आमिल की इकाइयों को इस्तेमाल करते जा रही हैं वो तमाम इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, एक जैसी होना ज़रूरी है, यानी कि होमोजीनियस होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक बहुत ही क्या है टैलेंटेड क्या है माहिर मज़दूर को इस्तेमाल किया था, जिसने क्या है काम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, बहुत लगन जद्दोजहद के साथ क्या है उसने काम किया है, और दूसरा मज़दूर ऐसा आया है जो बहुत ही लाग़र कमज़ोर वगैरह है, तो होगा क्या कि जिस तरीके से आपने पहले मज़दूर का इस्तेमाल किया था उसके ज़रिए से जो पैदावार हासिल हुई है वो दूसरे मज़दूर के ज़रिए से हासिल नहीं होगी, क्योंकि दोनों की जो ख़ुसूसियात है वो दोनों ख़ुसूसियात क्या है एक जैसी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी क्या है तब्दीली आ जाएगी। तो लिहाजा इस क़ानून के लिहाज से मुतग़य्यर आमिल की तमाम इकाइयों में क्या है एकसानियत का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये क़ानून ये भी मानता है कि मुतग़य्यर आमिल की मुख्तलिफ़ मक़दारों को क़ाइम आमिलीन के साथ क्या है जब इस्तेमाल किया जाता है तभी क्या है यहाँ पर हमको मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है तनासुब हासिल हो सकते हैं। यानी कि मुतग़य्यर आमिल ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम जो कुल पैदावार, औसत पैदावार, हाशिया पैदावार, ये सब को हम क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैदावार, ये जब पैदावार हासिल हो रही है ये तीन पैदावार भी हमको उस वक्त हासिल हो रही है जब हम मुतग़य्यर आमिल को एक मुअय्यन आमिल के साथ क्या है मिलाकर क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मुअय्यन आमिल के तौर पर जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि किसान का हमें यानी कि एक मिसाल दी थी आपको कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक किसान है जिसके पास क्या है एक ज़रई खेती बाड़ी की क्या है ज़मीन पाई गई है जहाँ पर वो सरमायाकारी कर रहा है। तो उसकी ज़मीन के टुकड़े पर वो जब क्या है यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है असल, ट्यूबवेल या फार्म हाउस या खेती के जो आलात वगैरह हैं वो क्या है उसको क्या है इस्तेमाल करना है, वहाँ पर उसके लिए वो सरमायाकारी कर रहा है। तो यहाँ पर ज़मीन और असल क्या हो गए हैं, क़ाइम आमिलीन पैदावार कहलाते हैं। जबकि किसान काश्तकारी के लिए जो मज़दूरों का इस्तेमाल कर सकता है या उसमें जो तब्दीली लाता है वो सब क्या है मुतग़य्यर आमिलीन पैदावार कहलाते हैं। इस तरीके से जुमला पैदावार में आने वाली तब्दीली जो है वो औसत पैदावार और हाशिया पैदावार में आने वाली तब्दीलियों को बआसानी क्या है पेश कर सकती है। तो यहाँ पर ये क़ानून जो है वो यानी कि आपको बहुत ही ख़लील मुद्दत में क्या है मुतग़य्यर आमिल को और मुअय्यन आमिल को मिलाने पर किस तरीके से क्या है पैदावार हासिल हुई है और उस पैदावार पर क्या क्या तब्दीलियाँ क्या है आई हैं, यानी कि पैदावार पर किस तरीके का असर पड़ा है, कुल पैदावार पर हो या औसत पैदावार पर हो या हाशिया पैदावार किस तरीके का असर पड़ा है और उसके ज़रिए से हम कौन से मराहिल को हम क्या है यानी कि पेश कर सकते हैं। इन तमाम की वजाहत क्या है बआसानी हो सकती है। तो मुतग़य्यर तनासुबों का क़ानून कुछ और नहीं है बल्कि जब हम क्या करते हैं कि मुतग़य्यर और क़ाइम आमिलीन के दरमियान जो तनासुब है उस तनासुब की कैफियत को क्या है बताने वाला क़ानून ही क्या है मुतग़य्यर तनासुबों का क़ानून है। ये क़ानून ख़लील मुद्दत में क्या है लागू होता है, जिसके ज़रिए से हम बआसानी क्या है पैदावार में वाक़ होने वाली तब्दीलियों को दोनों आमिलीन के हवालों से क्या है बआसानी समझ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह
نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں.